हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज की राजनीति विज्ञान का जो पेपर है वो भी आपका अच्छे से हुआ होगा। तो आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए लेकर आ गया हूं पॉलिटिकल साइंस के पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो जल्दी से देख ले और मिलान कर ले कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने गलत है। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले भाग ए की तरफ बढ़ते हैं। पहले प्रश्न के तहत कुल मिला के 18 एमसीक्यू पूछे गए थे। पहला प्रश्न था, शीत युद्ध के दौर में सबसे बड़े प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर था बर्लिन की दीवार को। दूसरा है, यूरोप के एकीकृत बाजार का गठन कब हुआ? तो यूरोप के एकीकृत बाजार का गठन हुआ था जनवरी 1993 के अंदर। तीसरा है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार संगठन साप्टा कब प्रभावी हुआ? तो इसका सही उत्तर था 2006। चौथा था, 1950 के दशक में निम्न में से कौन सा देश फ्रांस का उपनिवेश था? तो इसका सही उत्तर था वियतनाम। पांचवा है, वैश्वीकरण है तो वैश्वीकरण क्या है? तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर था। छठा, वैश्वीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? तो आपके कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की, यानी संचार और प्रौद्योगिकी की। आगे सातवां, आंध्र प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो आंध्र प्रदेश सन 1956 के अंदर अस्तित्व के अंदर आया था। आगे बात करें आठवां, निम्न में से प्रथम पंचवर्षीय योजना में जुटे अर्थशास्त्री विशेषज्ञ कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपके के.एन. राज। क्या होगा? के.एन. राज होगा। आगे नब्बा था आपका कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, इसकी जो शुरुआत है ये कब हुई थी? 1956 के अंदर। 10वां, निम्न में से वार्सा पैक्ट का समर्थक देश कौन सा था? तो इसका सही उत्तर था सोवियत संघ। 11वां, निम्न में से भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 12वां, भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कब की थी? वो तारीख थी 25 जून 1975। 13वां, भारत में संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। अगला 14वां है, भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ था? 1967 के अंदर। आगे 15वां, नागालैंड कब पूर्ण राज्य बना? तो नागालैंड आपका जो पूर्ण राज्य बना था वो बना था 1963 के अंदर। 16वां है, 1979 से 1985 के मध्य असम में किस देश के घुसपैठियों के विरुद्ध आंदोलन चले? तो उसका सही उत्तर था बांग्लादेश। अगले 17वां, 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किस प्रधानमंत्री ने किया था? इसका सही उत्तर था वीपी सिंह। 18वां, बाम सेप का गठन कब हुआ? तो बाम सेप का गठन हुआ था 1975 के अंदर। आगे बढ़े, दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली खाली जगह है, समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 की रूसी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। तो यहां पर क्या था? रूसी क्रांति। दूसरी खाली जगह, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर, इस पर सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। तीसरा, 1941 में अटलांटिक चार्टर पर रूजवेल्ट तथा सर्चिल ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। चौथी खाली जगह, नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में एक विश्वव्यापी मंच का नाम क्या है? विश्व सामाजिक मंच। विश्व सामाजिक मंच है, ठीक है, वर्ल्ड सोशल फोरम। अगला देखो पांचवा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 के अंदर। और 42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 6 वर्ष कर दिया गया था। आगे बढ़े, तीसरा, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें देखो आसियान की स्थापना कब और किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुई? तो आसियान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 1967 को। और कौन से घोषणा पत्र पर? तो बैंकॉक घोषणा पत्र पर। बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुई थी। दूसरा था, यूरोपीय संघ की विदेश एवं रक्षा मामलों में क्षमता सीमित क्यों है? कोई एक कारण बताना है। तो उसका कारण है सदस्य देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता और विदेशी नीति पर अलग अलग राय। इसके जो सदस्य देश है यूरोपीय संघ के,
तो उन सभी देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता और विदेशी नीति पर अलग अलग राय है, इस वजह से ऐसा है। तीसरा, ऐसा देश का नाम लिखिए जहां भारत के नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं, तो नेपाल और भूटान। फिर दक्षेस का पूरा नाम दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। फिर पांचवा, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सातवां, प्रथम आम चुनाव निर्वाचन आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्यों? कोई दो कारण। तो पहला क्या था? विशाल मतदाताओं की संख्या, और दूसरा कारण अशिक्षित मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया समझाने की चुनौती। पहला तो क्या था? विशाल मतदाताओं की संख्या, और दूसरा जो अशिक्षित मतदाता थे उनको मतदान प्रक्रिया को समझाने की चुनौती। आठवां, आजादी के वक्त भारत के सामने विकास के कौन से दो प्रमुख मॉडल थे? लिखिए। एक था पूंजीवादी मॉडल और दूसरा था समाजवादी मॉडल। पूंजीवादी और समाजवादी। नौवां, भारत ने पंचवर्षीय योजना का विकल्प कहां से लिया है? तो सोवियत संघ से। 10वां, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370 के तहत। फिर कांसीराम के दल बहुजन समाज पार्टी में बहुजन से क्या अभिप्राय है? तो दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। कौन कौन से लोग? दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बहुजन से संबंधित थे। 12वां, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण हेतु किस आयोग ने सिफारिश की थी? कौन से आयोग ने? मंडल आयोग ने। आगे बात करें खंड ब की, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, और उत्तर सीमा कितनी है? लगभग 50 शब्द। चौथा देखो, सोवियत संघ और भारत के संबंध सदैव कैसे रहे हैं? मधुर। उपरोक्त कथन के पक्ष में कोई दो उदाहरण देने हैं। तो पहला तो आर्थिक और तकनीकी सहायता। सोवियत संघ ने भारत को कई महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं के अंदर क्या की है? मदद की है। और दूसरा कारण राजनीतिक समर्थन। संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर मुद्दे पर सोवियत संघ ने भारत का हमेशा क्या किया है? समर्थन किया है। अतः सोवियत संघ और भारत के जो संबंध है वो सदैव ही मधुर रहे हैं। पांचवा, सोवियत संघ के विघटन के कोई दो परिणाम। तो पहला परिणाम क्या था? शीत युद्ध का अंत, और दूसरा नए देशों का उदय। यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद दो महाशक्तियों के बीच क्या हुआ? तनाव समाप्त हुआ, और दूसरा कई नए स्वतंत्र देशों का क्या हुआ? गठन हुआ। छठा है भारत मालदीव संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो भारत और मालदीव के संबंध हमेशा से मजबूत और कैसे रहे हैं? मैत्रीपूर्ण। भारत ने मालदीव के विकास में कई तरह से सहायता की है, जैसे आर्थिक सहायता, सुरक्षा सहायता, आपदा राहत, और इस तरह दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध मजबूत है। सातवां, अंटार्कटिका पर स्वामित्व का मसला विवादास्पद है, इस कथन को संक्षेप में समझाओ। तो देखो, अंटार्कटिका के ऊपर किसी भी देश का पूर्ण अधिकार या स्वामित्व नहीं है। कई देशों ने इस महाद्वीप पर अपने दावे पेश किए हैं, लेकिन अंटार्कटिक संधि के अनुसार इसे वैज्ञानिक अनुसंधान और केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही काम में लिया गया है या संरक्षित किया गया है। आठवां, जनसंघ ने किस विचारधारा पर जोर दिया था? तो जनसंघ ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, पूंजीवादी विचारधारा, अखंड भारत, मजबूत केंद्र सरकार और स्वदेशी अर्थव्यवस्था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अखंड भारत, मजबूत केंद्र सरकार और स्वदेशी अर्थव्यवस्था के ऊपर जोर दिया था। नववां, भारत की राजनीति में आयाराम गयाराम पर टिप्पणी। तो यह जो वाक्यांश है ये विधायकों के द्वारा बार बार दल बदलने को दर्शाता है। इससे राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, और यह भारतीय राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ी नकारात्मक क्या है? प्रवृत्ति है। 10वां है प्रिवी पर्स से क्या अभिप्राय है? संक्षेप में बताओ। तो प्रिवी पर्स पूर्व रियासत के जो शासक थे उनको भारत में विलय के समय दी गई एक निश्चित राशि थी। यह राशि उनके व्यक्तिगत खर्चों के लिए होती थी, और सरकार ने इसे बाद में समाप्त कर दिया क्योंकि इसे लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ माना गया था। 11वां, 1974 में गुजरात के छात्रों ने आंदोलन क्यों किया? संक्षेप में बताओ। तो 1974 के अंदर गुजरात के छात्रों ने भ्रष्टाचार, महंगाई, खाद्यान्न की कमी के खिलाफ क्या किया? आंदोलन किया। और ये जो आंदोलन है ये नवनिर्माण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 12वां, 1985 में राजीव लोंगेवाला समझौते के कोई दो बिंदु लिखने हैं। एक तो चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपना, और पंजाब में शांति और सद्भाव को बहाल करने के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। 13वां, 1989 के बाद लगातार गठबंधन की राजनीति क्यों प्रभावी रही है? संक्षेप में बताओ। तो देखो, 1989 के चुनाव के बाद किसी भी दल को
लोकसभा के अंदर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। कई सारे क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और राष्ट्रीय दलों की घटती हुई लोकप्रियता के कारण कौन सी सरकारें, गठबंधन सरकारें बनना शुरू हो गई हैं। आगे देखो, बात करें खंड स की, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 में क्या करना था, आसियान की संक्षिप्त उपलब्धियां बताते हुए इसकी प्रासंगिकता पर विचार प्रकट करने थे कि जो आसियान है इसकी उपलब्धियां क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसका महत्व क्या था। अथवा में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के क्या प्रयास किए हैं, विवेचना करनी थी। चीन ने अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं वो आपको लिखने थे। 15वें में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की चिंता करना क्यों आवश्यक है, कारणों को स्पष्ट करते हुए विवेचना करनी है। तो देखो, वैश्विक स्तर पर आजकल कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, जैव विविधता का नुकसान, इन सभी कारणों को आपको बताते हुए क्या करना था, इनके बारे में जानकारी देनी थी कि पर्यावरण की चिंता करना क्यों जरूरी है। अथवा में क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आने वाले मुख्य मुद्दों की विवेचना करनी थी। तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत मुख्य मुद्दे क्या थे, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देना, कार्बन क्रेडिट ट्रेंडिंग, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इन सभी मुद्दों के बारे में आपको लिखना था। अगला 16वां है, वैश्वीकरण के कोई 3 आर्थिक प्रभाव, व्यापार में वृद्धि, विदेशी निवेश में वृद्धि और रोजगार के अवसरों में वृद्धि, ये बातें लिखनी थी। अथवा में वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में लिखना था। तो सांस्कृतिक प्रभाव जैसे सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि हुई है, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ा है, स्थानीय संस्कृतियों का धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, सांस्कृतिक विविधता में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, ये सारी बातें लिखनी थी। 17वें में भारत और चीन के संबंध पर आपको टिप्पणी लिखनी थी। भारत और चीन के बीच में व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध अच्छे हैं, लेकिन सीमा विवाद और राजनीतिक मतभेद भी हैं। दोनों देश एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए प्रयासरत भी है, ये सारी बातें लिखनी थी। अथवा में भारत की परमाणु नीति पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी, किसके बारे में, भारत की परमाणु नीति के बारे में। आगे खंड द 18वें में मानवाधिकार की आवश्यकता वर्तमान समय में प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है, उपयुक्त कथन की विस्तृत विवेचना करनी थी कि मानवाधिकार की वर्तमान में आवश्यकता क्यों है, इसकी प्रासंगिकता क्या है और चुनौतियां क्या है, इन सभी के बारे में आपको लिखना था। अथवा में है सुरक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक अवधारणा की विवेचना करनी थी। सबसे पहले आपको सुरक्षा का अर्थ बताना था। सुरक्षा का अर्थ होता है खतरों से मुक्ति। पारंपरिक अवधारणा क्या थी, जिसमें सैन्य खतरे, राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा, राज्यों के बीच संबंध, ये सब। अपारंपरिक में मानवीय सुरक्षा, वैश्विक खतरे जिसमें जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी थी। प्रश्न संख्या 19 था, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी, वो आपको लिखनी थी। इसमें विभाजन के कारण शरणार्थियों की समस्या, सांप्रदायिक हिंसा, रियासतों का एकीकरण, राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना, गरीबी और आर्थिक विकास, शिक्षा की चुनौती, लोकतंत्र की स्थापना और सुदृढ़ीकरण की चुनौती, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता में एकता स्थापित करना, ये सारी ही चुनौतियां थी। अथवा में भारत विभाजन के परिणामों की विस्तृत विवेचना करनी थी कि भारत विभाजन की वजह से कौन कौन सी आपके परिणाम देखने को मिले, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, उन सभी के बारे में लिखना था। 20वां में आपको विश्व के मैप के अंदर भारत, जापान, फ्रांस, म्यांमार को दर्शाना था। अथवा में चीन, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और जर्मनी को अंकित करना था। तो ये था आपके कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का पूरा पेपर सॉल्यूशन। आपको अच्छे से अंदाजा लग गया होगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने गलत। कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने नंबर आए हैं और कैसा पेपर हुआ है। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।